जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फ्रीलांसिंग का लेक्चर नंबर 2 है और अभी 2-3 मिनट हम वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। मीनवाइल आप लोगों के पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं आप लोग किसी भी किस्म की, तो आप लोग यहाँ पे चैट में मुझे बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? अगर बेटा क्लियर है तो भी आप बता दें क्लियर है, ताकि इन दैट केस फिर जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे फॉरवर्ड हो। ओके, चलें फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सर रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्डिंग है? चलो ठीक है। ओके क्लास, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है फ्रीलांसिंग का। एक मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ। और आज हमारा जो कंटेंट है आज के लेक्चर का, वो 3 चीजों के ऊपर है। एक है आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, प्रपोजल राइटिंग क्या होती है, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये क्या चीज होती है हमारे पास। अब सवाल ये आता है कि आज हम इन चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग का जो कोर्स है वो फ्रीलांसिंग है? हमारा कोर्स तो कंटेंट राइटिंग का नहीं है, तो हम आर्टिकल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग या जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों कर रहे हैं? तो ये अगर किसी के जहन में सवाल आया तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि बेटा हम ये चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग का मतलब तो ये होता है कि अगर आपके पास कोई काम आया है तो आप उसको रिमोट बेसिस के ऊपर, जो हमने कल फ्रीलांसिंग की एक डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें उस टास्क को परफॉर्म करो। तो वो तो आपके पास टास्क कोई भी आ सकते हैं। आपको आर्टिकल राइटिंग भी लिखने को आ सकती है, आपको प्रपोजल राइटिंग भी लिखनी आ सकती है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन राइटिंग भी लिखनी आ सकती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा जा सकता है। कहा तो नहीं जा सकता, चूज आपने अपनी मर्जी से करने। लेकिन फ्रीलांसिंग में बात तो तभी ना कि जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतने ज्यादा आपके पास पैसे कमाने के मौके होंगे। तो स्पेसिफिकली ये चीज हमने क्यों रखी है? क्योंकि इस चीज को लेकर स्टूडेंट अक्सर और बेशतर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी किस्म की राइटिंग, जो कि ऑब्वियसली कंटेंट राइटिंग के अंदर ही आती है, तो सब की सब सेम होती है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि देखें, जब किसी, अगर आप एक चीज जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हैं, जिसे हम रिसर्च पेपर कहते हैं या एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, अगर आप वो लिख रहे हो तो आप जो है कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी के अंदर जो आप नीश है वो एकेडमिक राइटिंग के अंदर आप करोगे। अगर आप कोई टेक्निकल बेसिस के ऊपर कोई रिसर्च वो लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली टेक्निकल राइटिंग होगी। अब टेक्निकल राइटिंग होती क्या है? टेक्निकल राइटिंग, मान लें कि आप एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसने एक नए प्रोडक्ट के प्रोग्रामिंग की है, प्रॉपर कोडिंग वगैरह बनाई है, और उसने और साथ में टेक्निकल टीम दोनों ने बैठ के आपस में सारा जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च वगैरह किया है। अब आप कंपनी के मैनेजर हैं और आपने कंपनी के सीईओ को सारा ब्रीफ करना है राइटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सीईओ है वो कोडिंग से वाकिफ नहीं है, और जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है वो सारा उसके पीछे बैकएंड में हुई कोडिंग है। और जो टेक्निकल टीम है उनकी अपनी टर्म्स होंगी, उनके अपने वर्ड्स होंगे बोलने के लिए। तो आप दरम्यान में थर्ड पर्सन, जो बीइंग अ टेक्निकल राइटर, आप दोनों की चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए एक ऐसा आर्टिकल लिखोगे जो कि एक आम बंदा, जिसे हम इंग्लिश में लेमैन कहते हैं, वो इस चीज को समझ सके। यहाँ पर उन्हें कोडिंग में नहीं समझाओगे, यहाँ पे ये चीज लगी, यहाँ पे ये चीज लगी, फिर हम सेकंड सेंटेंस में फिर ये चीज लगी। आपने सिंपली उनको ये बताना कि बेसिकली हमने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया है, हमने बैकएंड पे एक ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि जब भी कोई बंदा उस पर कर्सर लेके जाए या क्लिक करे तो एकदम एक पॉपअप आए और उसके अंदर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ये बेसिकली टेक्निकल राइटिंग होती है। तो इसी तरह हमें ये चीज समझने की जरूरत होती है कि आपकी जो राइटिंग होती है, हर चीज सिर्फ उसको जनरली हम कंटेंट राइटिंग नहीं कहते। कंटेंट राइटिंग के अंदर काफी कैटेगरीज होती हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके पास फ्रीलांसिंग में जो आती हैं, जो टास्क आपको मिल रहे होते हैं, जो लोगों को लिखवाने होते हैं, या तो आर्टिकल राइटिंग होते हैं, वो प्रपोजल राइटिंग होते हैं।
और इन सम केसेस जॉब डिस्क्रिप्शन राइटिंग भी लोगों ने लिखवाने होते हैं। तो इसलिए हमने इन 3 चीज़ों को आपके करिकुलम में रखा है। वैसे तो 2 ही थी, प्रपोज़ल राइटिंग एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जो आज के लेक्चर में थी। ये आर्टिकल राइटिंग मैंने खुद से जानबूझ के रखी है आपके लिए, ताकि आपको मैं एक फ़र्क समझा सकूँ कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, प्रपोज़ल राइटिंग क्या होता है। आर्टिकल राइटिंग को अब हम देखते हैं। आर्टिकल राइटिंग बेसिकली ये होता है कि जब आपको हम ये कहें कि यार हमें फलां चीज़ के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख दो। एक तो ये स्टूडेंट्स बार-बार आ रहे हैं, उससे जो मेरा फ्लो है ना वो टूट रहा है। ओके, आर्टिकल राइटिंग में बेसिकली क्या होता है, जब हम आपको ये कहते हैं कि आपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये चीज़ लिखनी है, या आपने ये बात मुझे कही है, तो अब आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि जो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो प्रॉपर्ली एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल होगा। उसमें हो सकता है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे कहते हैं कि सर बीएमडब्ल्यू के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। अब बीएमडब्ल्यू के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए सिर्फ मेरा कंसर्न ये नहीं होगा कि मैं कहूँ कि यार बीएमडब्ल्यू जो एक बहुत ज़बरदस्त वो गाड़ी है, और आज के दौर में हर बंदे का शौक होता है कि बीएमडब्ल्यू जैसी महँगी, एक्सपेंसिव लग्ज़री गाड़ी रखे, और उसके ये फीचर्स हैं। ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन जब आप कहते हो आपने एक आर्टिकल लिखना है, तो उस आर्टिकल की जान कहाँ पे होगी, उस आर्टिकल को मैंने उठाना कहाँ से है, वो मुझे पता होगा। और यही एक पहचान होती है एक अच्छे फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग की, कि उसको ये पता होता है कि यार आपने जो एसे के अंदर या आर्टिकल के अंदर कंटेंट की तो जान डालनी है, जो अपना टर्निंग पॉइंट बताना है वो कहाँ से होगा। यही अगर आप मुझे दें बीएमडब्ल्यू का, तो मैं बीएमडब्ल्यू की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कि आपको मैं बोर करूँ। लेकिन मैं इतना एक वो सस्पेंस वाला जो एक्साइटिंग पार्ट है वो मैं ज़रूर रखूँगा कि यार बीएमडब्ल्यू का बेसिकली ओनर था कौन? और उसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? उसके बाद में क्यों ये ब उसके दिमाग में बात क्यों आई? और उस टाइम पे कौन-सी वो लग्ज़री गाड़ी थी, या कौन-सी उस टाइम पे टॉप नॉच गाड़ियाँ थी जिनको देख के उसने सोचा होगा कि यार मैं एक गाड़ी निकालूँगा और उसमें ये वाला फीचर रखूँगा जो आज तक मुझे किसी गाड़ी में नज़र नहीं आता। फिर नंबर 2, जब उसने ये सोचा, तो मैं इसमें ये वाला पॉइंट भी रखूँगा, जब उसने ये बात सोची, तो क्या उसको फ़ौरन कामयाबी मिली थी, या उसने जो है वो बहुत ज़्यादा धक्के खाए, या बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा, या उसका बेसिकली टर्निंग पॉइंट क्या था? वो कौन-सी गाड़ी थी, वो कौन-सा मॉडल था, वो कौन-सा ईयर था, कि जहाँ से लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि यार ये बीएमडब्ल्यू कोई चीज़ है। बीएमडब्ल्यू में कोई बात है। वो कौन-सा टाइम था कि जब लोगों ने इसको, या दुनिया ने इसको माना कि यार इसको आम गाड़ी के बजाय उठा के आप लग्ज़रियस गाड़ी की उसमें डालो, कैटेगरी में डालो। तो ये प्रॉपर्ली सारी इन्फॉर्मेशन भी सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप पूरे के पूरे थड्डे भर दो, कि अगला बंदा पढ़े ही ना। देखो आजकल का है बहुत फ़ास्ट दौर। मैं इसी एग्ज़ाम्पल से आपको इसी बात से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये बल्कि खुली हुई है मेरी। ये आज मेरा ही लैपटॉप है, तो इसमें ये मेरी वेबसाइट ओपन हुई, जिसमें मैं अभी काम कर रहा था ऑफ़िस में। अ, मैं आपको काश पुराना पेज दिखा सकता। ये जिस प्रोडक्ट पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं वेबसाइट बनवा रहा हूँ, जिनोवा। ये बेसिकली ना उसकी फीमेल्स के लिए एक मेडिसिन है, और ये इसका पाकिस्तान के अंदर कंपैटिटर कोई भी नहीं है। ये स्वीडन की मेडिसिन है। ये नहीं, स्वीडन तो वो कर रहा है, वो उसकी डिज़ाइनिंग कर रहा है, इटली की में है। हाँ, इटली की है। अब हुआ क्या कि इसका, क्योंकि हमारी वेबसाइट का नाम ही जिनोवा था, और मैंने थोड़ा-थोड़ा हर जगह होम पेज पे व्हाट इज़ पीसीओएस, हर पेज में थोड़ा-थोड़ा जिनोवा के बारे में लिखा हुआ था। और ये वाला पेज बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैं एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन दूँगा, फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है? और मैंने दी। लेकिन कल जब मेरी सीईओ के साथ मीटिंग हुई, ऑलमोस्ट ढाई 3 घंटों की, तो उन्होंने इस पूरे पेज को रीडिज़ाइन करने के लिए कहा। अब वो रिडिज़ाइन होके कैसा लगा मैं वो आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं आपको पहला वाला पेज दिखाता जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट था और 2 तस्वीरें थी। अब हमने क्या किया? हमने कहा किया कि जैसे ही कोई बंदा जिनोवा का पेज खोलेगा, तो उससे पहले ये हमारा मेन बैनर नज़र आएगा जिनोवा का, जो कि जिसमें उसके ये इंग्रीडिएंट्स लिखे आ रहे हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि इसकी एक यूनिकनेस है। आई नो आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ना ही मैं हूँ, तो इसलिए मैं इस पे जा नहीं रहा, मैं सिर्फ़ एक इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बता रहा हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि जो मैंने बात अभी आपको आर्टिकल में की कि आज का बहुत फ़ास्ट दौर है, कोई बंदा इतनी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ता। हमने सिर्फ़ अब यहाँ पे आप ये देखो कि हमने किस तरह से उनकी अटेंशन लेने के लिए ये चीज़ें डाली। अब हमने छोटी-छोटी तस्वीरें डाली कि जो पहले बड़े-बड़े पैराग्राफ्स हैं, उनको मैं बुलेट पॉइंट्स में ले आया, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी कि यहाँ पे हम किसका ज़िक्र करने लगे हैं, बेनिफिट्स का ज़िक्र करने लगे हैं। अच्छा, अगला इंग्रीडिएंट है जो कि क्या कहते हैं? हाँ, फ़ज़ल अमीन। ये बेसिकली व्हाइट किडनी बीन्स होते हैं।
तो सिर्फ एक अट्रैक्टिव बनाने, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई, देखो, ड्राइव फ्रॉम वाइट किडनी बीन्स। यार अगर किसी बंदे के पास टाइम नहीं है, वो ना पढ़े, वो इसको देख ले, और इसको देखो दोबारा ये पढ़ेगा यार इसका इससे क्या ताल्लुक है, तो फिर वो यहाँ से इसको पढ़ेगा। तो ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बैलेंस आपने रखना होता है। ना आप बहुत ज्यादा तस्वीरें की भरमार कर दें कि अगला बंदा के यार इसमें कंटेंट तो आर्टिकल तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। ठीक है। और ना ही आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट हो कि अगला बंदा सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद भाग जाए। फिर ये देखें, फजल अमीन का जिक्र करते हुए उसके बेनिफिट्स का, यहाँ पे मैंने कोई साइंटिफिक फार्मूला टाइप मैंने तस्वीर लगा दी, और ये मैंने चारों उसके जो बेनिफिट्स है हेडिंग के साथ लगा दी, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ या बड़े बड़े बुलेट पॉइंट्स, कि चलो यार ये ना पढ़ो तो एटलीस्ट ये पढ़ लो कि ये चीजें लिखी हुई क्या है। फिर हमने तीसरे इंग्रेडिएंट की बात की, फॉलिक एसिड की, उसको मैंने यहाँ पे यूं लिख दिया, यहाँ के पता लगे अच्छा विटामिन B9 है, और यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स बता दी। तो अब ये देखो, ये बड़ा ही वो मजे का पेज बन गया एक। वरना इससे पिछला पेज में आपको काश में कोई तस्वीर लेता, मैं आपको दिखाता, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का था। यहाँ पे इससे थोड़ा मिलता जुलता था लिबर्टी स्पीसीज में, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कंटेंट डाला हुआ था। ये भी हमने बाद में ग्राफिक्स ऐड किए हैं, वरना ये था जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ ना। ये वेबसाइट की तरफ से आपको 2 डमी इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, हमने वहां पे बहुत सारी डाली जिनोवा में, सिर्फ वो UI UX बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तस्वीर आ जाएगी, और बाकी फिर आपका कंटेंट है। तो जिनोवा का पेज भी हमने इसी तरह से डिजाइन किया था। तो ये एग्जांपल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपने एक बैलेंस रखना होता है बेटा। एक मिनट, ये इनका मैं एडमिट कर लूँ। हाँ ओके, ये अभी जितने भी बच्चों बेटा बच्चे आए ना अभी, आप लोग बहुत खुल के एक बात सुन लें कि कल से अब जितनी भी क्लासेस होंगी, 6:15 क्लास स्टार्ट है, 6:20 या मैक्सिमम 6:25, बल्कि 6:25 पे भी शायद मैं ना जाऊँ। उसके बाद चाहे आप लोग पूरे 2 घंटे एडमिट वो ज्वाइनिंग की वेटिंग एरिया में हो, मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा। क्योंकि देखो, जिसने सीखना है ना, अब ये शुरू के जो 6 7 8 बच्चे हैं, ये 8 6 10 के आए हुए हैं, 6 10 में इनका ज्वाइनिंग सेशन आया हुआ है। अब आप लोग कैसे बेटा, मेरा बार बार जो फ्लो है वो टूट रहा है, और जब फ्लो टूटता है तो फिर वो पढ़ाने का मजा नहीं आता। अभी मैं एक बहुत फ्लो में जा रहा हूँ, मुझे पता था मेरा अगला पॉइंट क्या है, अब मैंने ब्रेक ले ली, मैं आप लोगों की तरफ आ गया, मैं फिर भूल गया। अब हो सकता है मैं वो स्टार्ट ना ले सकूं, मैं आप लोगों को उस तरह से पढ़ा ना सकूं। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि जो बच्चे पहले से आए हैं, जिनमें है कि यार हमने सीखना है, उनका जो है वो उनकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा भी वक्त जाया हो। तो आई एम सॉरी कि इफ आई साउंड रूड, तो आई एम सॉरी, लेकिन बेटा कल से ऐसे ही होगा। मैक्सिमम 6:20 या 6:22 के बाद आप बेशक पूरा 8 सवा 8 तक वेटिंग एरिया में रहो, मैं किसी की भी यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं बाकी बच्चे जो पहले से आए हैं उनका हक नहीं मानना चाह रहा, वो डिजर्व करते हैं कि क्वालिटी उनको पढ़ाया जाए। तो अब जितने आप लोग आ गए हैं, ठीक है, अब से ऑनवर्ड जो जो अब अगर कोई आता है तो मैं उसको एडमिट नहीं करूंगा। सो ओके, बैक टू द लेक्चर। ओके, तो सॉरी, ये प्रपोजल खुल गया हमारा, बल्कि ये भी नहीं, ये ओके। ओके, तो ये मैं बेसिकली आप लोगों को बता रहा था कि मैंने इंफॉर्मेशन, जब मैं से मुराद ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब टास्क आपके पास आता है तो बेटा ये आपके हाथ में, आपको इन चीजों की सेंस होनी चाहिए, आपको चीज की पता होनी चाहिए कि मैंने चीज को उठानी कहाँ से है। अच्छा, दूसरी चीज, आपको पता लग गया अरे ये मैंने टोटल 12 पैराग्राफ्स लिखे हैं, और उनमें चौथे पैराग्राफ से मैंने गेम उठाई है, तो ये तो आपको पता है। कस्टमर को या ऑडियंस को आप कैसे बताओगे? हो सकता है तीसरे पैराग्राफ तक, जब आपको खुद पता है आपने जानी चौथे पैराग्राफ में डाली है, तो तीसरे पैराग्राफ तक आके हो सकता है लोग वापस जाना शुरू हो जाए, बाउंस रेट ही ना हो, बाउंस रेट बढ़ जाए आपका, लोग पूरा पढ़े ही ना। तो उसका भी एक तरीका ये होता है कि आप तो या तो थर्ड पैराग्राफ में आप पूरा कोई हिंट देना स्टार्ट करो कि अब फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फलां फलां चीज, या उसमें कोई आप इन्फोग्राफिक डाल दो, या चौथे में आपको पता है आपने कंटेंट वाइज चौथे में जान डाली है ना, तो पहले 2 3 में कोई ना कोई ग्राफिक्स यूज कर लो, इन्फोग्राफिक्स यूज कर लो। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? ये जिस तरह अभी मैंने आपको PCOS वाला पेज दिखाया था, ये जैसे ये है कि इन्फॉर्मेशन और साथ में ग्राफिक, कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में ग्राफिक मतलब इमेज, और इन्फो इन्फॉर्मेशन से, तो दिस इज इन्फोग्राफिक्स।
बेटा ये जो शेयरिंग है वो मैं नहीं करता हूँ, मैनेजमेंट करती है। मैं मैनेजमेंट से पूछ लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप लिंक नहीं आया हमारे पास। ठीक है, अगर आपने कहा अगर ये हमारी साइड से गलती, इसलिए फिर मैंने एडमिट कर लिया, एक और आया है स्टूडेंट्स। क्योंकि आज ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे पहले किसी कोर्स में हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी साइड से ही फिर हुआ होगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग बेटा इन चीज़ों का ख़्याल रखें, फ्लो टूटता है इससे काफ़ी ना। जैसे ये इन्फोग्राफिक्स है कि इन्फॉर्मेशन भी दिया, ग्राफ की फॉर्म में, आप एक इमेज की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो आपने क्या करना है, आप पहले 2 या 3 पैराग्राफ में, आप ये नहीं कि हर पैराग्राफ में एक पहला पैराग्राफ पे इन्फोग्राफिक, दूसरा पे इन्फोग्राफिक। वही मैंने बात बताया कि बैलेंस रखना बेटा आपका काम है। ये आपको ये थोड़ी-सी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए हम लोगों के अंदर कि हमने किसी चीज़ को ओवर क्राउडेड नहीं करना। ठीक है? कि अब ये देखो ना, एक-एक पेज स्टार्ट हुआ, पहला बैनर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक इन्फोग्राफिक दे दिया, फिर थोड़ा-सा कंटेंट आया, फिर अब ये दोबारा तस्वीर आई तो उसके साथ मैंने आगे कंटेंट भी दिया उसको, एक अच्छी मिकदार में। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये था कि इसमें भी हमारा जो वो था, क्या कहते हैं, इंटेंट थी, वो यही थी कि जो बात हमने यहाँ पे बताई हुई कि जिनोवा जो प्रोडक्ट है हमारा, वो यूनिक क्यों है बाकी में से? क्योंकि उसके ये अंदर ये 3 हमने इंग्रीडिएंट्स डाले हैं जो किसी में इकट्ठे नहीं होते। तो अब मैंने कहा यार, हमने सोचा कि कोई हो सकता है इसको ना पढ़े, नहीं वक़्त होगा, तो यहाँ से देख लें। क्योंकि अगर से जिनोवा और ये माइनोसिटोमोल, फॉलिक एसिड, भी फिज़ोलामिन भी है, तो ये आई मीन जो ये ऑडियंस है इसकी वो समझ जाएगी। तो ये बेसिकली अब यही वाली बात कि जो चीज़ यहाँ लिखी है उसको मैंने यहाँ कर दिया। तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। बस जब आपको ये लगे कि यार अब अभी मेरा जो वो काम है वो बैलेंस्ड है, ठीक है? ये नहीं कि हर जगह सिर्फ़ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं, ना ही हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट ही कंटेंट है। तो इस तरह से आपने करना है। ओके, तो यही चीज़, यही पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी सारा बताया यहाँ पे, उनके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नंबर 1 कि एक तो आपका जो आर्टिकल है इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है? प्लस एंगेजिंग होना चाहिए। इसलिए मैंने पॉइंट लास्ट में मेंशन किए कि जब आप कहते हो ना हमारा आर्टिकल जो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसा मैंने कहा कि मैं हिस्ट्री में बहुत लंबी-चौड़ी हिस्ट्री नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ वो वाले चंक्स लूँगा जहाँ से मुझे पता है कि यार मैंने शुरू से उसको एक्साइटिंग बनाना है, अपने कंटेंट को। और इसलिए मैंने कहा कि हम एंगेजिंग वो करेंगे, ठीक है? फिर दूसरा रिसर्च बेस्ड। ये रिसर्च है सारी ना कि उसने कब से स्टार्ट किया, कितनी फेलियर्स आए, कौन-सा मॉडल था उसका जिसने उसका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, कितनी दफ़ा वो फेल हुआ, आइडिया किस टाइम पे उसको आया, ये सब। अच्छा, उसमें दूसरा ये होता है आर्टिकल के अंदर बेटा कि अगर तो आपका उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस मौजूद है, अगर तो आपने उस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में आप पर्सनली सॉरी, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, अगर तो आपने उसको पर्सनली फ़ील किया है, पर्सनली उसको आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसका ज़िक्र लाज़मी करो। क्योंकि आर्टिकल एक ये होता है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें डाल रहे होते हैं। हमने पहले उसको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, फिर हमने उसको एंगेज करने के लिए बोरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, एक अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने चूज़ करना है। चूज़ करके चंक्स वो डालने हैं, फिर हमने उसमें बीच में ग्राफ़िक्स भी डालने हैं, इमेजेस का भी इस्तेमाल करना है। सारा काम आपका रिसर्च बेस्ड होना चाहिए कि लोगों को पढ़ते हुए फ़ील हो, मतलब होता है ना एक प्रॉपर्ली कि इन 1982 या इन 1906 फलाँ बंदे ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया और फिर ये देखा कि मतलब प्रॉपर रिसर्च बेस्ड काम चल रहा हो। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि आपका जो आर्टिकल है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होता है। वो आर्टिकल की बेस में भी होता है, वो फीचर आर्टिकल्स होते हैं, वो ओपिनियन पीसेस होते हैं और हाउ टू। अच्छा, ये जो कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, ये वो हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं या जब अपने उसको सर्च कर रहे होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो इन हाउ टू वाली जो चीज़ें वो बहुत सर्च होती हैं। तो अगर तो आपको इस तरह का एक प्रोजेक्ट मिलता है और आप उसके ऊपर काम करने लगते हो, तो आप कोशिश करें कि उस कंटेंट की जो हेडिंग है, वो इस तरह से कुछ रखें। टॉप 5, टॉप 7 या हाउ वाली कि मतलब होते हैं इसमें सवाल आप कर रहे होते हैं। टॉप 10 बेस्ट लाइफ़स्टाइल्स इस तरह करके, top 5 reasons why you should learn digital media marketing, what is the best way to learn digital media marketing, इस तरह के क्वेश्चंस लोग इन चीज़ों को बहुत सर्च करते हैं। तो ये मैंने चंद पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हुए हैं। और अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स को स्टडी करें, इसलिए आप लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि कंटेंट राइटिंग जो है या आर्टिकल जो राइटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है। तो इसलिए मैं लास्ट पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया है कि वो ऑनलाइन नहीं बेटा, वो ऑफलाइन भी होती है। चाहे अगर आपने बैनर भी लिख के लगाया है ना, किसी नाई की दुकान के बाहर या बर्गर पॉइंट के बाहर, तो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्या है? मवाद, इन्फॉर्मेशन। कोई चीज़ आपने बताई हुई है क्या, ₹300 के अंदर आपको 2 पिज़्ज़े मिल रहे हैं।
500 रुपए के अंदर आपको 2 पेजें मिल रही है, कंटेंट है बेसिकली। तो वो आपका न्यूज़पेपर में भी लिखा जा सकता है, वो आपका मैगजीन्स में भी लिखा जा सकते हैं, और ऑनलाइन में आपके अपने पर्सनल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग या कोई भी राइटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, वो ऑफलाइन भी होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेटा पूछ लो मुझसे। ओके, अच्छा अब हम आते हैं प्रपोजल राइटिंग के अंदर। प्रपोजल राइटिंग क्या होती है? देखिए, आर्टिकल राइटिंग एक बिल्कुल अलग चीज। आर्टिकल राइटिंग में आपने लोगों को एंटरटेन का वर्ड तो नहीं कहेंगे, से इंगेज करना होता है। ठीक है, उनको इस तरह से आपने इंगेज करना होता है कि बेशक उसमें आप थोड़ा समराइज भी कर लो उसको, उसके अंदर हिस्ट्री भी डाल लो, उसको थोड़ा ब्रीफ भी ले जाओ, कि जिस तरह से आपको लग रहा होता है कि हाँ यार ये चीज मुझे डालनी चाहिए, इससे लोग जो है वो इंगेज होंगे, और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। लेकिन प्रपोजल राइटिंग बिल्कुल एक अलग चीज होती है। प्रपोजल राइटिंग का मकसद लोगों को एंगेज करना या बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता। प्रपोजल राइटिंग बेसिकली बहुत स्पेसिफिक मकसद के लिए लिखी जाती है। बेटा माइक्स ऑफ कर लें आप लोग अपने। सुनता है यहाँ। ओके, जो प्रपोजल राइटिंग होती है ना आपकी, वो एक बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, प्रपोजल राइटिंग में जो होता है, आप एक स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए वो चीज लिख रहे होते हैं, और उनको इस चीज के ऊपर आप ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो उस पर आप देखें, उसके ऊपर सर्च करें, ये मेरा वो स्टैट्स हैं, उनको देखें और उनके ऊपर जो है आप इन्वेस्ट करें। उनके प्रपोजल हम लिखते ही तब है जब आप किसी, मिसाल के तौर पर मैंने किसी कंपनी को लिखना है, या मैं बनो काबिल को लिख देता हूँ, मैं बनो काबिल को कहता हूँ कि मुझे पता लगा कि आप ये बड़े जबरदस्त किस्म की कोर्सेज करवा रहे हैं, हर चीज आपकी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपको एक चीज कंसीडर करनी चाहिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं। आपका ब्रांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक महदूद हद तक जो है वो एक दूसरे की नेबर्स की वजह से कुछ पता लग रहा है लोगों को, लेकिन जो एक मैसिव मार्केटिंग है वो आपकी साइड से नहीं हो रही। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें उनको पॉइंट्स बताऊंगा कि देखें, आप अगर मुझे ये मौका देते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरे पास एक टूल है, मेरे पास एक एसईओ का टूल है, मेरे पास कंटेंट राइटिंग का टूल है, ग्राफिक डिजाइनर मेरे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम आपके डिफरेंट ग्राफिक्स बनाएंगे, आपकी वीडियोस बनाएंगे, और उसको डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलाएंगे। अब यहाँ पे मैं उनको उनकी अहमियत बता रहा हूँ। अब मैं उनको ये बताऊंगा, ऐसा है नहीं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है, एबीसी ब्रांड होता है, मैं एबीसी ब्रांड को ये कहता हूँ कि आप जो है ना, आपके अभी सिर्फ एक मखसूस महदूद एरिया में लोग आपको जानते हैं, लेकिन इस चीज की मदद से, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की वजह से, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की पावर की वजह से जो है, आप जो ऑल अराउंड द पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप जाने जा सकते हैं। फिर मैं उसमें डिफरेंट चीजें बताऊंगा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी इस तरीके से मार्केटिंग करूंगा, आपकी टारगेट ऑडियंस ढूंढूंगा। आपकी वेबसाइट तो बनी हुई, बस उसमें एसईओ करने की जरूरत है। एसईओ से आपके पास ये फायदा पहुंचेगा। कंटेंट राइटर हमारे पास मौजूद है, हम आपके पास आर्टिकल्स लिखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और इन सब के लिए जो हम आपको चार्ज करेंगे वो ये करेंगे, मतलब आपने पहले उनको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाई, आपने बताया कि यार आप काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि मेन चीज तो मार्केटिंग होती है हर बिजनेस के लिए। तो आप मार्केटिंग जो है बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, आपको डिजिटल तरीके से करनी चाहिए, जो आज की नीड है। फिर मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, वो सारा बता दिया, और फिर मैं उसके चार्जेस बताऊंगा। तो पहले आपने प्रॉब्लम बतानी होती है, फिर आपने उसका सॉल्यूशन देना होता है, और फिर सॉल्यूशन को आपने जस्टिफाई करना होता है। क्या ये, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे 50,000 लूंगा, तो ये 50,000 किस तरह से जस्टिफाइड मैं करूंगा, मैं उनको जस्टिफाई करके देना है, क्या इसका फायदा ये, इसका मकसद ये, और मैं इस तरीके से करूंगा। तो ये होता है आपकी प्रपोजल राइटिंग। तो यहीं पे, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए। अगर हम नंबर 2 पॉइंट पे लिखें तो लिखा है क्लियर एंड कॉन्साइज, मतलब बात आपकी बिल्कुल क्लियर और टू दी पॉइंट हो। जबकि हमारी आर्टिकल राइटिंग में ऐसा नहीं था। आर्टिकल राइटिंग में क्या था, हमारे था क्या, हमने उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी, हाँ इस हद तक जरूर देनी कि वो बोर ना हो, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन में हमारी कमी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे टू दी पॉइंट आप बात
फिर नंबर 3 पॉइंट क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जो भी मैंने बात बताई कि मैंने पहले प्रॉब्लम बता दी, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं ही बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रॉब्लम बता के मैं छोड़ दूं कि यार उसको जरा देखें, आप सोचें कि आपने किस तरह से करना है, कि किस तरह से आप जो है एक बड़े लेवल पे एबीसी ब्रांड को वो मशहूर करवा सकते हैं। तो उसका जो हल है वो भी मैंने आपको दिया। फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर, अब इसमें लिखा है proposals typically follow a specific structure including an introduction, problem statement, proposed solution, budget and conclusion। ऑलमोस्ट सारी वही चीजें जो मैंने आपको बताई कि इंट्रोडक्शन में क्या आ गया, क्या मैंने बता दी कि यार ये चीज है कि आप इस तरह से कर रहे हो और ये मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो है लेटेस्ट मेथड को फॉलो नहीं कर रहे। फिर मैंने आगे प्रपोज सोल्यूशन दिया कि मैं ये भी करूंगा, मैं एसईओ भी करूंगा, सोशल मीडिया भी करूंगा, कंटेंट राइटर भी मौजूद है, ग्राफिक डिजाइन भी मौजूद है, फलां फलां फलां। अब बजट इसका ये होगा, और कंक्लूजन आखिर में आप बताते हुए कि इसकी वजह से जो मैंने आपको आइडिया प्रपोज किया, इसका फायदा आपको ये होगा कि आप फलां 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 चीज को इतने वक्त में आप अचीव कर सकते हैं। तो ये वही सारी बातें जो मैंने आपको वर्बली बताई, ये मैंने उनके कुछ बुलेट पॉइंट बताए थे। और एंड में लिखा है कस्टमाइज एंड टारगेटेड। ऑब्वियसली अगर एक प्रपोजल मैंने जो बनाया है एबीसी ब्रांड के लिए बनाया है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर मैंने दूसरा जो प्रपोजल है वो एक हेयर सैलून के लिए बनाना है, तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट होगा। जहाँ पे मैं जिक्र, ये तो मैंने बहुत आपको एक वो बताया ना, क्या कहते हैं, रफली सा एक प्रपोजल बताया, वरना इसके अंदर भी ऑब्वियसली बेशक टू द पॉइंट लिखूंगा, लेकिन टू द पॉइंट होने का मतलब ये कि आप बात से आधी बात करो। टू द पॉइंट में होता है कि आपने हर प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स का जिक्र करना होता है, लेकिन उसको बहुत लेंथी नहीं लेके जाना होता। कि एक दफा क्या होता सर, ये भी था, वो भी हुआ था, उस बंदे के साथ भी हुआ था, और फिर ये सारी कहानी नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट कि ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये सोल्यूशन, इतना बजट होगा। तो ये बात होती है। तो इसी तरह अगर हेयर सैलून वाले के लिए होगे तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर जो है उस अब यहाँ पे कस्टमर्स आप हैं इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, हेयर सैलून के लिए कस्टमर दूसरे लोग होंगे। तो बात हम करते कस्टमर और उस बंदे की है, लेकिन फिर कस्टमर के डिफरेंट रहते हैं, आपकी ऑडियंस डिफरेंट हो जाती है, टारगेट ऑडियंस जहाँ पढ़ी लिखी आवाम है, ऑब्वियसली हेयर सैलून में पढ़ी लिखी आवाम ही आएगी, लेकिन आई मीन आप लोगों के इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके कुछ करियर गोल्स हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, कि आपने ये सोचा कि यार मैं फ्रीलांसिंग करके मैं वो चीज करूंगा। अब जिस बंदे ने कटिंग करानी, वो ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैंने ये कटिंग करवा के मैंने वहां ये काम करने के आना है, मैंने अब ये वाली कटिंग करवा के मैंने ये चीज अचीव करनी है। नहीं, उसका मकसद जो होगा, जो गोल होगा, बहुत शॉर्ट टाइम गोल होगा। यार मेरा अगर कोई फंक्शन हो सकता है कि मेरा अगर कोई फंक्शन आ रहा है या फैमिली फंक्शन आया, तो उसके लिए मुझे अच्छी लुक रखनी है, तो बस मुझे इसलिए एक अच्छे सैलून से तैयार होना है या अच्छे सैलून से एक अच्छा हेयर कट लेना है। लेकिन आप लोग तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट, इसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। ये दोनों जगहों पे है ऑडियंस, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब इंटरेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल जाती है। तो स्ट्रेटजीज बनाने बहुत आर्ट है। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी आती है, तो वो फ्रीलांसिंग में बड़ा अच्छा कमा सकता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग जो एप्स हैं आपकी या प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे अक्सर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड होती हैं अपने बिजनेस की। और हमारे यहाँ पे शायद इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता होगा, क्योंकि हमारे बॉस वगैरह या बाकी टीम बाहर की है। तो बाहर इस तरह की टीम की जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर वो 6 बंदों की टीम है जिसमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो अपने आप को कहते हैं ये टीम जो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है, तो उसमें हर बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पर एक बंदे का काम है सिर्फ ये होगा कि यार इस ब्रांड के लिए, एक नया ब्रांड है हमारे पास, मिसाल के तौर पर वही जो हेयर सलून है हमारे पास, अब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रांडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कलर सोचेगा कि उसका कलर क्या होना चाहिए। कलर पैलेट उसकी बनाएगा, उसके कलर पैलेट को तैयार करेगा, कलर टोन्स, और टोन्स के अंदर जो डिफरेंट शेड्स हैं उनको निकालेगा। एक बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि यार सोशल मीडिया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म नहीं कि एसईओ भी करनी है, एससीएम भी करनी है, गूगल एड्स भी देखनी, नो, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए मुझे क्या रखना होगा, मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना होगा। तो इस तरह प्रॉपर उनकी 6-7 बंदों की टीम होती है, जिसमें हर बंदे का जो काम होता है डिफरेंट होता है। तो बाहर जो है ये बहुत हाईली पेड जो होती है वो टीम्स होती हैं। तो अब यही आप सोच लें कि अब वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, जो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे वो तो बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, आप उसका आधा भी यहाँ वहाँ पे चार्ज कर लेना, तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अगर किसी को आती है तो आप अच्छा खासा उससे कमा सकते हैं बेटा। एक मिनट में आप लोगों के सवाल देख लूँ।
अच्छा आरिफ, आपने लिखा है कि कॉपी राइटर पर एक ईमेल करके एक आर्टिकल लिख सकते हैं। हमें अनलिमिटेड आर्टिकल लिखने के लिए क्या करें? नहीं, देखो आर्टिकल तो आपने बेटा खुद लिखने होते हैं। जितने भी टूल्स हैं एक्सेप्ट चैट जीपीटी का भी कभी आता है, कभी नहीं आता। आई मीन अपडेट्स कभी आती हैं कि हाँ, गूगल उनको एक्सेप्ट करे एसईओ पर्पज़ के लिहाज से। और कभी वो कह रहा है कि नहीं, वो स्पैमिंग में जा रहे होते हैं आपके। तो अगर तो आप चैट जीपीटी से लिखते हैं फिर तो उसमें कोई वो लिमिट नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी टूल्स जो मैंने खुद भी यूज़ किए हैं और बिल्कुल बेकार हैं। इवन एक टाइम पे हमने हमारी कंपनी ने आर्टिकल राइटिंग का ही इसी नाम से कोई था, आर्टिकल राइटर करके कुछ था ऐसा, उसको वो उसका पेड टूल हमने लिया था। ठीक है, उसका हमने पेड टूल लिया था और वो फ़ज़ूल, इंतहाई फ़ज़ूल था। कि मिसाल के तौर पे मैंने उसको कहा कि यार मुझे एक आर्टिकल लिख दो सोशल मीडिया मार्केटिंग के। तो वो शुरू का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के बाद बीच में कोई और मुख्य बातें कर रहा होता था। वो सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं होती थी और उसमें इंग्लिश जो है बहुत हेवी यूज़ की होती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि हमें इनका मतलब नहीं पता, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन इससे बात ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली पेड टूल है। तो बाद में पता लगा ये तो कहानी अंदर कोई और डाल रहा होता है। तो चैट जीपीटी है, वरना इससे आके तो टूल्स बहुत फिर रहे होते हैं, लेकिन उनको उनका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। बेटा फाइबर ऑफ वर्क पे काम नहीं मिलता इतना जल्दी, तो उसकी वही वाली बात है जो मैंने कल आपको बताई थी। आपको मार्क ज़करबर्ग का मैंने आपको बताया था, आपको मैंने अली बाबा के ओनर का मैंने आपको बताया था कि इनको भी बेटा मार्क ज़करबर्ग का तो ख़ैर नहीं, लेकिन जो अली बाबा का ओनर है उसको तो, या केएफसी का जो था वो बंदा ओनर था, उनको तो उनकी तो लाइफ़ ही बहुत मिज़रेबल रही है। तो इट्स अप टू यू कि अब जिसके अंदर जितनी चाह, जिसके अंदर जितनी डिज़ायर है, वो उतनी कोशिश करेगा। यही मेरा कल एंडिंग लेक्चर में भी ये था कि आप और मैं और वो लोग, ये केएफसी वाले, मार्कल क्लार्क जो जिसके जो मल्टीनेशनल एक ब्रांड है आपका, उसका ओनर हो गया, अली बाबा का ओनर हो गया, ये सारे बेटा हम सर एक हैं। हम में किसी में कोई वो खास वो नहीं है। सिर्फ फ़र्क एक उसका आ जाता है कि उसका क्या कहते हैं, एफर्ट का। कि कुछ लोग जो हैं वो वही एक एक ही दफ़ा फेल होने पे वो हिम्मत हार जाते हैं और जो कुछ लोग हैं वो एंड तक अपने जो चांस है वो नहीं गँवाते हैं। तो और ये मैं आपको कल भी यही बात मैंने बेटा समझाई थी कि कभी भी किसी भी उसमें आपको करियर में या प्रोफ़ेशन में बहुत कम चांस होता है कि एकदम आपको सक्सेस मिल जाए। जब मैंने अपना एक करियर स्विच किया था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। मैं 1.5 साल जॉबलेस रहा था। जॉबलेस तो नहीं मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था, लेकिन मुझे उसका कोई मतलब पे नहीं करता था उसका ना। सो मतलब जब तक मैं उसमें था 1.5 साल पहले मेरा पहला 1.5 साल बहुत मुश्किल गुज़रा। लेकिन ये था कि मैं बिल्कुल भी हिम्मत हिम्मत नहीं हारा। बल्कि मैं इस चीज़ को बड़ा वो कहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। देखो रगड़ा इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर रगड़ा नहीं खाओगे तो आप पॉलिश नहीं होता, आप निखरते नहीं। तो उस रगड़े ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया उसका इंटरव्यूज़ देने का, जो कि उस वक़्त आपको रियलाइज़ नहीं होता। एक्चुअली ये बात मुझे रियलाइज़ तब हुई थी, मास्टर्स हम कर रहे थे और उस टाइम पे एक सैनिक एक्टिविटी रखी थी कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे, 6 ग्रुप्स बनाए थे आई गेस, और सबको आपस में शफ़ल किया था। मतलब एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप वो होगा, ठीक है? तो अब वो वाला उस ग्रुप का एक बच्चा हमारे पास आएगा एक इंटरव्यू वो बन के, एप्लीकेंट बन के, और हम बीइंग अ एम्प्लॉयी उसका जो है बीइंग एम्प्लॉयर हम उसका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो मैं उससे पहले ये सारा उन दिनों खा ही रहा था, या खाना स्टार्ट हो गया था, तो तब मैंने ये चीज़ फ़ील की कि यार हम स्टूडेंट्स ही आपस में एक-दूसरे का ले रहे हैं, लेकिन वो शायद कुछ माहौल ऐसा क्रिएट किया था उन्होंने कि वाक़ई लग रहा था कि इंटरव्यू देने के लिए आया है। तो वाक़ई लिटरली मैंने देखा बच्चों के माथे पे पसीने आए हुए हैं और वो आप शिवरिंग और ये सारा कुछ हो रहा था। तो वही बात है कि आप हम लोग को हम एक्चुअली घबरा जल्दी जाते हैं, रिस्क के मामले में स्पेशली ना। हम लोग को सिर्फ़ ये चीज़ नज़र आती है कि यार मेरे साथ ही फेलियर, हर जॉब से फेल, 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 फेल। तो लेकिन हम उसकी जो कहानी का जो दूसरा रुख है वो नहीं देखते कि बदले में आप सीख क्या रहे हो। कॉन्फिडेंस, मजबूत होना, हालात का मुकाबला करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने आप पे और मेहनत करके और ज़्यादा ग्रूम होके आना। तो वो चीज़ें हम नहीं देख रहे होते हैं। तो कहीं भी बेटा आप चले जाओ, 99% चांस होते हैं, 95% चांस होते हैं कि शुरू में एकदम सक्सेस आपको नहीं मिलती। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई मेरे सामने आके दिखा दे, मुझे कह के दिखा जाए कि सर मैंने पहली दफ़ा उधर गया था, मुझे सक्सेस मिल गई। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि जो रेशियो है उन लोगों की जिनको जल्दी सक्सेस मिलती है, कदरें कम है उन लोगों से जो जिनको नई फ़ील्ड में स्पेशली या किसी भी फ़ील्ड में
जो है मेहनत या हार्ड वर्क ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यही चीज़ मेरा उसके है कि जब मैंने प्रोजेक्ट्स की तरफ आया था और अभी तक इवन कल तक भी मैं जो भी मुझे मुझे अभी भी कहीं पे प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, मैं लाज़मी पिच करता हूँ उसको ना। तो और यही बात मैं बच्चों को समझाता हूँ कि इसकी रेशियो समझ लो ये, कि अगर दिन में 100 लोगों को मैसेज कर रहे हो ना, यार ये क्या आज वो घंटा होने वाला है कि अभी तक बच्चे आ ही जा रहे हैं। दिन में अगर आप 100 लोगों को मैसेज करो ना, तो शायद 2 या 3 लोग आपको रिप्लाई करें। एंड देन अगेन इट्स अप टू यू कि या तो इस चीज़ को कर लो कि हाँ यार, इस फील्ड में सैचुरेशन आ चुकी है और भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या पागल हर वक़्त दूसरों को पिच करता रहूँ। या तो ये एक तो तरीका ये है जो कि बड़ा आसान होता है कि कोसो, किस्मत को, आवाम को, अपने आप को, मुल्क को, हालात को और डू नथिंग। दूसरा ये कि स्ट्रगल, 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 स्ट्रगल कि बार-बार नॉक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा ना। तो सक्सेस का बेटा यही रास्ता है। तो इसलिए मैंने कल भी यही बात आपको कही थी, आप लोगों को अगर कल आपने बेटा मेरी क्लास अटेंड की थी, कि मैं कभी भी आप लोगों को या किसी को भी झूठे सब्ज़-बाग नहीं दिखाता कि यही तो वो कोर्स था बेटा जिसने आपकी ज़िंदगी बदलनी थी। दरहकीकत ये कोर्स है या ये सारे कोर्स जो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो है, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि आपने आज करके जैसे क्लास लीव का बटन दबाया तो आपके बाहर वो जॉब खुद खड़ी हुई होगी, आ जाओ यार डॉलर्स मिलो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है, स्ट्रेटजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और फिर ये है कि कदरें बाकी में जो है कम वक़्त में आप जो है वो एक अच्छी पोज़ीशन पे जाना स्टार्ट हो जाते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में है, वो ये है मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल अर्निंग्स क्योंकि इसमें 95% आपका होता है ऑनलाइन का काम होता है, जिसका हम लोग सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन अर्निंग को निकाल दो, पाकिस्तान से ही चलो, तो मेरा नहीं ख्याल हमें से कोई बंदा बहुत मुश्किल होगा तो 2 जॉब्स कर सकेगा और वो भी ज़्यादा से तक नहीं। क्योंकि उसमें देखो उसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो ये कि यहाँ की ट्रैफ़िक, ठीक है? जब आप घर से निकलते हो ऑफ़िस तक जाओगे, फिर ऑफ़िस से आने के लिए दूसरे ऑफ़िस के लिए जाओगे, तो हफ़्ते 2 हफ़्ते में आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, ठीक है? आप ट्रैफ़िक में उस ट्रैवलिंग में एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। तो उसके इसलिए 2 जॉब्स भी अगर फ़िज़िकली आप करोगे तो हम मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ज़्यादा देर अरसे तक कर सकता है। तो ये ऑनलाइन अर्निंग आई है, आपकी फ्रीलांसिंग आई है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है ये, तो इसने दुनिया का ही निज़ाम बदला है। क्या बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो 3-3 4-4 जॉब्स कर रहे हैं और वाक़ई लोग कर रहे हैं। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी क्या आसानी है कि आपको वो मिली है, ऑनलाइन। जिस तरह जो हमने कल बेनिफिट्स पढ़े थे कि जिसमें आप बाउंड नहीं हो कि यार मैं 9 टू 5 ही बैठना है, मुझे ऑफ़िस जाके ही करना है। आपका कोई फैमिली ट्रिप आ गया, आपको कहीं इमरजेंसी में अपने घरवालों को कहीं लेके जाना पड़ गया, जहाँ पे आपको पता है आपको 3-4 घंटे लगने, अपना बेटा लैपटॉप साथ रखो। वो ती देखो 3-4 घंटे अगर आप खुदा ना खासा क्लिनिक भी लेके जा रहे हो अपने वालिदैन को, तो आपने 3-4 घंटों के बाद यूँ करके खड़े नहीं रहना। वो पहला 1 डेढ़ घंटा होगा, फिर उसके बाद आई डोंट नो अल्लाह बस रहम करे कि जो भी कंडीशन होती है कि अगर एडमिट होना है, जो भी होना है या अभी वेटिंग में है, तो जितनी देर आप बैठे, उतनी देर आप अपना काम करते रहो। तो ये चीज़ इसकी जो फ़ायदे हैं वो ये हैं, जो मैं पहली बात करता हूँ, वो मैं डराने के लिए नहीं करता, वो मैं आपको हकीकत बताने के लिए करता हूँ। लेकिन ये बातें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए करता हूँ कि इसके जो पर्क्स हैं वो देखो ना, कि मतलब ये आपको बाकी उसमें नहीं मिलते। आपको जो फ़िज़िकल आपको ये जॉब्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं आपको मिलती। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो अगर फ्रीलांसिंग में या अपवर्क में आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो उससे बिल्कुल भी आपको बेटा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने फेसबुक के ग्रुप्स भी बताए, आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई करें। मैंने 95% जो अपने क्लाइंट्स उठाए हुए हैं, फेसबुक से उठाए हुए हैं। फेसबुक से उठाए हुए हैं फेसबुक में डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स, फ्रीलांसिंग पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप्स, ये सारे मैंने हर एक को जॉइन किया हुआ है। जहाँ भी जो भी क्वेरी आती है, मैं वहाँ पे फौरन वो कर लेता हूँ। ओके, आगे चलें या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें, मुझसे क्लियर कर लें। जी स्टूडेंट्स क्लियर है या कोई कन्फ्यूजन है? स्लाइड 2 और स्लाइड 2 स्लाइड 3 पे तो मैंने ये 45 मिनट लगाए हैं, मैं थोड़ी दोबारा किस्सा मैं रिपीट करूँ, आप मुझे समझ नहीं आता आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आ रहे? जब आपको पता है कि क्लास सवा 6 बजे है। ओके, मैं आपको शो करा देता हूँ। स्लाइड 2 अच्छा आप नहीं देखना है कंटेंट ओके, आप ये नोट कर लें।
बेटा ये अक्सर ये स्टूडेंट्स करते हैं, मैं बल्कि स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू में सर्विसेज दें। बट मैंने भी अब कुछ टाइम से नोट किया, बिल्कुल रिसेंट टाइम्स में, कि पहले पहले ना इस तरह की जो आपने बात की ना अनस आपने, इन पे मिल जाते थे प्रोजेक्ट्स ना। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा यार, ये मार्च में मेरी स्टूडेंट ने ये किया था, उसको 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे। और अब लेकिन मैंने एक और स्टूडेंट को कहा पिछले महीने या 2 हफ्ते पहले, तो उसने भी बात मुझे कही कि सर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट का ही लिखा था, लेकिन मुझे बस लाइक मिले। तो आई डोंट नो ये क्या सीन है इसका, बट ये कि आप लोग कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। आरिफ बेटा, आपने आपने टूल के ऊपर कंटेंट लिखना क्यों है? अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो, मिसाल के तौर पे मैं वहाँ मैं आपने फ्रीलांसिंग कर रहे हो फाइवर के ऊपर, ठीक है? फाइवर के ऊपर मैंने कहा है कि अगर मुझे एक बंदा चाहिए जो कि वही, चलो बीएमडब्ल्यू की एग्जांपल लेते हैं, बीएमडब्ल्यू के ऊपर एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिख के दे। तो अगर आप एक कॉपी राइटर पे जाके आप मुझे लिख के दोगे, तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब जो मैं आपको कोई $20-25 दे रहा हूँ इसके लिए, या $30 दे रहा हूँ, जो भी आपकी प्राइस आप मुझे कोट करोगे, तो वो काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खुद मैं क्यों नहीं कर सकता? देखिए बात ये है कि जो बंदा आपसे काम करवा रहा है ना, वो हर चीज देख दाख के अगले को पैसे देता है। तो बेशक फ्रीलांसिंग के बारे में बात मशहूर है, और लोग, और ये हकीकत नजर भी आ रहा होता है कि, खैर मैं इस बात को अच्छा तो नहीं समझता कहना, लेकिन एक किसी बड़े ट्रेनर ने बात की थी कि जब तक दुनिया में बेवकूफ मौजूद हैं, तो हम जैसे जो फ्रीलांसर्स हैं वो खाते रहेंगे। तो अगेन दोबारा मैं कहूंगा कि मुझे ये बात कहते हुए अच्छी तो नहीं लगी ना, उस टाइम मुझे अच्छी लगी थी बात, बट उन्होंने ये बात बताई कि लोग आपको लिटरली $10-10 $15-15 पे कर रहे होते हैं पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। और पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट आपको पता है सिर्फ एक क्लिक से किया जाता है। अगर आपने पीपीटी ओपन की हुई है तो यहाँ पे फाइल होगी, फाइल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आई डोंट, यहाँ पे तो शायद नहीं आएगा क्योंकि गूगल की स्लाइड्स खुली हुई। यहाँ पे लिखा था सेव एज, ठीक है? सेव एज में जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है आपने जो सेव करना है वो पीपीटी के फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में करना है, बहुत सारी लंबी लिस्ट आ रही होती है, और उसमें आई गेस स्टार्टिंग में नंबर 3 या नंबर 4 पे पीडीएफ लिखा रहा होता है। तो विद वो सिर्फ सेकंड्स का काम होता है, जिसके लिए जो बाहर के लोग हैं वो आपको $15-20 पे कर रहे होते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं उनके लिए $15-20 है वो कुछ भी नहीं, वो हमारे यहाँ कन्वर्ट होके हमें इतने से काम के वो चलो फिर भी थोड़ी बहुत लमसम अमाउंट मिल जाती है। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार $15-20 पे क्यों बंदा खर्च करे? मतलब मिसाल के तौर पर अगर हमारे लिए ₹50 हैं, तो मैं क्यों किसी बंदे को ₹50 दे के ये वाला काम कराऊंगा, जबकि मैं खुद ये एक क्लिक पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बात उस बंदे की भी ठीक है, उस ट्रेनर की ठीक है ये बात। तो ये दोनों हमें दोनों से क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव से बात सोचनी है, कि अगर एक बंदा, मैं अगर आपसे आर्टिकल लिखवा रहा हूँ, तो या तो चलो मैं उस कैटेगरी में आ जाता हूँ, क्या मुझे नहीं पता क्या सॉफ्टवेयर भी जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही लिख के दे सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं एक बाहर के बंदे को डॉलर्स में पे कर रहा हूँ और वो मुझे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लिख के भेज रहा है। ठीक है, एक तो मैं वो हो सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों की भी तादाद भरी हुई है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बेटा प्रॉपर समझदार हैं और हर चीज को जानते हैं और हर चीज को वो समझते हैं कि आप अगर उन्हें एक आर्टिकल दे रहे हो तो कहाँ का दे रहे हो। और जो लोग इस फील्ड में होते हैं ना, वो आर्टिकल पढ़ के थोड़ा सा समझ जाते हैं। आई मीन समझते कैसे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरह की ना, कि उनको हो जाता है क्या इस बंदे ने खुद नहीं लिखा है, तो इसे किसी से लिखवाया या सॉफ्टवेयर वगैरह का उसने वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि देखिए, ये बात नहीं होती कि आपको नहीं सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो नहीं। राइटिंग में बेशक आपकी कंटेंट राइटिंग में या आर्टिकल राइटिंग या प्रपोजल राइटिंग में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, बेशक ये तो है। लेकिन बेटा एक तरीकाकार भी होता है, एक उसके बाकी छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कि आपने उसके अंदर लिखना क्या है। अब वो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपके यहाँ स्लाइड पे शो हो रही हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप खुद से बेशक थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगा लोगे, लेकिन आप खुद से लिख सकते हैं। या अब मिसाल के तौर पर आपको आर्टिकल कहा जाता है, मैंने आपको दिया, तो अब आपको ये तो पता है यार, सर ने बताया था कि हमने इन्फॉर्मेशन अच्छी बतानी, बोर बोर नहीं करना उसको, सिर्फ चंक्स उठाने, क्या उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है? और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली वो एंगेज हो जाएगा। फिर रिसर्च बेस्ड काम होना चाहिए, मतलब हर बात में हम ये नहीं कह सकते वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, मतलब प्रॉपर्ली हमारे पास उसकी टाइम वगैरह मेंशन हो, इन 1912 इन 1932 या जो भी वो वक्त था, जो उसमें उसने ये चीज सोची।
उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस आया, उसने उसको इम्प्लीमेंट कब किया, किस टाइम पे वो फेल हुआ था, कौन सा वो साल था या कौन सा गाड़ी का कौन सा मॉडल था जिसने उसकी टर्निंग पॉइंट उसके ब्रांड की। तो सारा रिसर्च बेस्ड काम होना चाहिए। तो ये आप जब आपके पास ये रिसर्च सारी है, आपको तरीकेकार आते हैं, तो आप बेटा लिख सकते हो। तो इसलिए मेरा बहुत बरादराना मशवरा है कि इन चीज़ों की तरफ ना जाए आप टूल्स की तरफ। यार बंदा भी तो आ ही रहना, बस मैं टूल से लिख के भेजूंगा, उससे क्या पता लगेगा। अगर तो ना ही पता लगा तो ठीक है, लेकिन वो भी फिर आई मीन एक अगेंस्ट, वो खैर एक डिफरेंट डिबेट चली आती है हलाल हराम की, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अगेंस्ट एथिक्स हो जाता है काम, कि वो आपको पैसे आपके लिए दे रहा था कि आप इसके ऊपर मेहनत करके एक अच्छा सा आर्टिकल लिखो, तो इंस्टेड ऑफ के एक वन सिंगल क्लिक के ऊपर हम उसको दे दें। तो मैं मोस्टली यार ये स्कीम रखता हूँ कि अगर मेरे पास है तो मैं प्रॉपरली रिसर्च बेस पे और वो करता हूँ, इवन तो मेरी इंग्लिश भी बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइंट्स आपके पास हैं, अगर मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भी लिख सकते हैं। शुक्रिया बेटा, जजाकल्ला जजाकल्ला। प्रपोजल राइटिंग पे हम पढ़ चुके हैं, और एंड में मैंने एक और स्लाइड बनाई जहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से बताना चाह रहा था कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, प्रपोजल राइटिंग क्या होती है। ये मैंने आर्टिकल राइटिंग की एग्जांपल लिखी कि मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपको ये कहता है कि यार ये मैं योगा के ऊपर जो है ना वो करना चाहता हूँ, एक आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसमें भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अब ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है कि आप सिंपल आर्टिकल लिखवाया जाए। अब 95% ये होता है कि वो आपसे एसईओ बेस्ड आर्टिकल राइटिंग लिखवाते हैं। एसईओ बेस क्या होता है, वो फिर हम बिल्कुल कीवर्ड्स में या कीवर्ड्स को समझना, तो वो आई गेस आपके लिए अभी आप उसको हज़म नहीं कर पाओगे, आप उसका आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं समझा भी दूँ कि कीवर्ड्स क्या होता है तो समझना समझना पड़ेगा उसे कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है? उनका क्राइटेरिया क्या होता है चूज़ करने का, क्या हर कीवर्ड जो है चूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? फिर नंबर 2, कीवर्ड्स की एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कीवर्ड्स आपने प्लेस कहाँ-कहाँ पे करने हैं। ठीक है? कि हेडिंग में करने, मेन हेडिंग में करने, कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा कीवर्ड आना है, वो एक लंबी गेम हो जाती है। तो कभी इंशाल्लाह हुआ तो आपको बताऊँगा। लेकिन मैं वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा करने के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि अब कम होता है कि आपसे सिंपल आर्टिकल का कहा जाए। अमूमन वो होता है कि एसईओ बेस्ड आर्टिकल होता है, या कीवर्ड्स के साथ होता है। अच्छा खैर, बैक टू अवर लेक्चर। मैंने आपको कहा या मुझे कहा गया कि यार एक आपने योगा के ऊपर जो है वो लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है? आर्टिकल, अब उसने मुझे बता दिया। अब मेरा यहाँ पे काम हो गया क्या, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन भी देनी है और अब यहाँ मैंने एजुकेट करना है। अच्छा, यहाँ मैंने एंगेज का वर्ड क्यों नहीं बोला है? यहाँ पे मैंने एजुकेट का टर्म क्यों यूज़ किया? क्योंकि अब आप ये देखो, आप आर्टिकल लिख किस चीज़ के ऊपर रहे हो? आप अपनी ह्यूमन बॉडी के ऊपर लिख रहे हैं, जहाँ पे आप उसकी फिजिकल एंड मेंटल वेल्थ के ऊपर उनको एजुकेट करना चाह रहे हो। ठीक है? आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि यार ये कितनी ज़रूरी है, आपको ये क्यों करनी चाहिए? तो इसलिए मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे उनको एजुकेट भी करूँगा। मैं यहाँ पे सारे के सारे एडवांटेजेस बताऊँगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा कि यार मैं किस जिम के साथ या किस ट्रेनर के साथ मैं अलाइन्ड हूँ, और वो क्या डिफरेंट योगा के जो आपके लिए एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या होगा, किस तरह से वो आपको स्ट्रेस फ्री एक रिलैक्स आपकी बॉडी को करता है, आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं विद इंक्लूडिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, वो इसके अंदर ऐड होंगी। ये क्या था? ये था मेरा एक आर्टिकल जिसको मैंने एजुकेट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेट करने के लिहाज से बनाया है। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें बनाओगे, देखो एंगेजिंग की एक अलग से कोई टर्म नहीं है, ठीक है? एजुकेट करना एक टर्म है। यार आप उनको एजुकेट करो कि यार देखो ये ज़रूरी है। उनको एम्फसाइज़ करो, उन्हें फोकस करो। अपना मैं बता रहा हूँ कि यार मैं पहले ऐसा था, जब से मैंने योगा या जिम कह लो, जो भी इसमें वो आपका होता है, वो आप कहते हैं करने को। जब से मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में क्या-क्या इफेक्ट्स हैं। और अगर आप में से कोई बंदा ये करता है, इवन मैं एक टाइम तो नहीं, कुछ अर्सा पहले तक मैं करता था। तो बिलीव करें, बाकी आपकी जो आपकी रूटीन में, आपके सोचने के अंदाज में, आपके पूरे दिन के अंदर ना बहुत आपका इफेक्ट आता है। और मैं जिस टाइम पे करता था, मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले करता था। लाइक सवा 6 बजे मैं जिम के अंदर होता था, और सवा 6 से ऑलमोस्ट साढ़े 7, पौने 8, सवा 7, मतलब 1 घंटा, सवा घंटा। इवन वो तो कहते हैं 45 मिनट्स भी इनफ है। तो उसके बाद वो पहले 2-3 दिन आपको उठना बड़ा मुश्किल लगेगा। कि यार अगर सवा 6 जिम में होना है, इसका मतलब साढ़े 5 में उठा हूँ, कुछ खा पी के, मुँह हाथ धो के, नहा धो के मैं तकरीबन 6 बजे या 6 से पहले घर से निकलूँ, और ताकि सवा 6 में जिम में।
लेकिन एक दफा आपकी रूटीन सेट हो जाती है तो उसके बाद जो मैं ऑफिस में टाइम गुजारता था वो मैं बहुत फ्रेश गुजारता था। तो ये सारा जब पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना उसमें डालूंगा तो अब मैं इंगेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इस कंटेंट को इंगेजिंग बना रहा हूँ और साथ में मैं एजुकेट भी कर रहा हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ मुझे फर्क पड़ा, मेरी मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ा, मेरी फिजिकली तो ऑब्वियसली मैं वो उसको अपनी बॉडी को टोन अप कर ही रहा हूँ, मेंटली मुझे कितना वो सूथिंग ये एक्टिविटी लगी वो सारा मैं बताऊंगा। तो ये होता है बेसिकली आर्टिकल कि जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दी, जहाँ पे उन्होंने आपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग उनको एजुकेट किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ रिसर्च बेस्ड चीजें आपने डाल दी कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स या अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइज इस टाइम पे करें तो आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है वगैरह वगैरह। तो ये एक होता है प्रॉपर आर्टिकल आपका। अब इसके साथ जो अगली एग्जांपल मैंने रखी वो मैंने रखी एक प्रपोजल की। अब प्रपोजल में आप देखिए प्रपोजल का टाइटल मैंने क्या लिखा कि प्रपोजल फॉर कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट। अब यहाँ से आपको बड़ा एक, अगर पहले आइडिया नहीं हुआ तो अब आइडिया हो जाएगा कि यार प्रपोजल एक बिल्कुल टू द पॉइंट होता है जहाँ पे आप कोई उनको एंटरटेन या इंगेज नहीं कर रहे होते। इंगेज तो नहीं मतलब एंटरटेन इस तरह से नहीं कर रहे होते कि आपने जहाँ पे बहुत ज्यादा एक बल्क अमाउंट में चीजें बतानी। आपने यहाँ पे क्या किया, अब अगर आप इसको पढ़ें तो आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया, जिस इंट्रोडक्शन में हम एक बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हैं। वो बैकग्राउंड स्टोरी क्यों बता रहे हैं कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवा सकें कि सर देखें एक कम्युनिटी है एबीसी, वहां पे गार्डन की बहुत कमी है, वहां पे बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, वो औरतों या खवातीन के लिए घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं। शाम के वक्त अक्सर चाय के बाद या चाय से पहले अक्सर फैमिली का दिल कर रहा होता है कि बच्चों को लेके बाहर निकले, तो इस तरह का वहां पे कोई पॉइंट नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर से मैंने बता किया, हर घर की ये नीड है। और मैं आपको और जो भी इसकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी फंड करती है, मैं उनको भी ये लिख रहा हूँ कि इस बारे में आप गौर करें और इस पे जो देखें क्या बजट लग सकते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉब्लम हमने आपको बता दी, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये कि हम लोग को पार्क चाहिए। क्यों क्यों पार्क क्यों चाहिए, क्योंकि अब जो है लाइफ बहुत टेंस लाइफ है, हर बंदा कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी चाह रहा होता है या एक ऐसा वक्त चाह रहा है जहाँ वो सुकून ले सके। और ऑब्वियसली सोसाइटीज के अंदर पार्क का होना एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। अनलेस उस पार्क के साथ मतलब उस पार्क को गंदा ना किया जाए या उसमें फजूल किस्म के लोग आके उनको मतलब जो बाकी हेरासमेंट केसेस या जो भी वगैरह वगैरह ये चीजें ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है पार्क वगैरह। तो ये चीजें हम बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के पार्क नहीं है और क्यों होना चाहिए वो भी बता दिए, और सॉल्यूशन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि यार ये इतना स्क्वायर फीट एक पार्क जब वो है प्लॉट कह लें क्या है, उसको बस शेप अप करना है तो हमें उसके लिए फंड रिक्वायर्ड है। हमने प्रॉब्लम बता दी, उसको आइडेंटिफाई करवा दिए, तो अब आप इसको देखें। तो अब ये था प्रपोजल राइटिंग की जहां पे आपने टू दी पॉइंट बात की, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने उसका सोल्यूशन देने की कोशिश